है नहीं, कोई बात नहीं। या तो पेशेंट कोई खुद से आगे बोल देते हैं कि भी ड्रिप चढ़ा दो मेरे को, डॉक्टर साहब ड्रिप चढ़ा दो। तो हम ये आज यही डिस्कस करेंगे कि ये फ्लूइड मैनेजमेंट उन केसेस में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपना बारे में अपने अंडरस्टैंडिंग में जानते कोई सब पार्टिसिपेट करेंगे कि हम लोग ये देखेंगे कि भाई जैसे पेशेंट आया तो क्या क्राइटेरिया रहता है आप सबका कि कब ड्रिप स्टार्ट करते हो आप डॉक्टर साहब? फीवर के बाद लूज मोशन है, ये तीनों कंडीशन में देता हूँ। फीवर लूज मोशन, पर फीवर तो कई कारण से होता है। हाँ, फीवर जैसे मान लो किसी को टाइफाइड है, वोमिटिंग जैसा फीलिंग, स्टमक में पेन हो रहा है, हाँ उस कंडीशन। हाँ ठीक है। और कौन सी कंडीशंस में फ्लूइड स्टार्ट करते हैं डॉक्टर साहब लोग? बैठे बोले यार, ओके ठीक है। जैसे वीकनेस है, बीपी वगैरह लो आ रहा है, हाँ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, कौन सा फ्लूइड स्टार्ट करते हैं हम लोग? क्या अंडरस्टैंडिंग है फ्लूइड की, वो डॉक्टर साहब बताएंगे। कौन सा फ्लूइड स्टार्ट करते हैं? जैसे पेशेंट आया तो कैसे डिसाइड करते हैं? बेसिकली जो हमारी मेन पर्पस क्या है होता है फ्लूइड स्टार्ट करने का, या उसको हमारा मेन पर्पस क्या होता है आते हैं उसकी परफ्यूजन मेंटेन, ठीक है। तो वो जो परफ्यूजन मेंटेन रखने के लिए हमें फ्लूइड थेरेपी देनी है। दूसरा होता है ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन मतलब कि हर अंग में बॉडी के ऑक्सीजन पहुंच जाना चाहिए, पहुंचना भी चाहिए, वहां से निकालना भी चाहिए। तो ये हमारी फ्लूइड थेरेपी की दो मेन पर्पस है, ठीक है। अब हमारे बॉडी में आम तौर पे मेल्स फीमेल्स बच्चे को छोड़ते हैं, मेल्स फीमेल्स में एवरेजली समझ लो कि 60% to 70% वाटर होता है नॉर्मल, ठीक है। इसमें से लगभग इस मान लो 60 लेते हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए, 70% पानी जो होता है वो बेसिकली होता है कि जो कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स इंट्रासेलुलर होता है, बेसिकली सेल्स के अंदर होता है या मसल्स के अंदर होता है या थोड़ा बहुत फैट के अंदर होता है। और जो बाकी बचा हुआ जो होता है उसमें ब्लड वेसल्स के अंदर उसको कहते हैं इंट्रावेस्कुलर, और बाकी होता है एक्स्ट्रावेस्कुलर, ठीक है। जो सेल्स वाला है इसका भी हम इस पर इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। इंट्रावेस्कुलर एक्स्ट्रावेस्कुलर यानी कि जो हमारी ये ब्लड वेसल्स हैं इसके अंदर कुछ ब्लड और प्लाज्मा होता है। ब्लड का काम होता है, हीमोग्लोबिन होता है ब्लड के अंदर, तो उसमें हीमोग्लोबिन हम लोग जो ब्लड में हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन पहुंचाता है, और बाकी जो प्लाज्मा है वो परफ्यूजन मेंटेन करता है। ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर्स होते हैं उसमें, ब्लड कहीं जा रहा है तो क्लॉट भी, मतलब कहीं से बह रहा है तो उसमें क्लॉटिंग पहुंचाते हैं। तो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड मतलब जो ब्लड वेसल्स के अंदर है, ब्लड वेसल्स के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं और प्लाज्मा होता है। एक्स्ट्रा वेस्कुलर क्या होता है कि मान लो कि जो ब्लड वेसल्स वो मसल्स के अंदर भी नहीं है, ब्लड वेसल्स के अंदर भी नहीं है, वो सेल्स के बीच के हैं, ऐसा समझना है मोटे मोटे, ठीक है। अब इनका काम होगा परफ्यूजन मेंटेन करना। मान लो यहाँ से ब्लड ऑक्सीजन गया हीमोग्लोबिन के थ्रू, तो यहाँ पे टेकअप होके वो ब्लड सेल्स के अंदर जाता है, बेसिकली ये पर्पस है, ठीक है। तो ये जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके दो कंपोनेंट बताए मैंने, प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन, मतलब रेड ब्लड सेल्स मान लो, ठीक है। अब ये जो इंट्रावेस्कुलर जो फ्लूइड आ गए, इसमें मान लो कि कितना ब्लड होता है इंसान में? लगभग 5 लीटर होता है ना, कहते हैं 5 लीटर के आसपास एक इंसान में होता है। तो 60 से 70 किलो का आदमी ले, उसमें लगभग 5 लीटर के आसपास ब्लड होता है, जिसमें से 3 लीटर होता है प्लाज्मा और लगभग 2 लीटर होते हैं जो ब्लड से रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं। अब हमारे ओपीडी में पेशेंट आया, उसको हो रहे हैं लूज मोशंस, सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन लूज मोशंस, वॉमिटिंग्स हो रही है, ठीक है जी। लूज मोशन वॉमिटिंग के साथ हमारे पास पेशेंट आया, तो लूज मोशन वॉमिटिंग्स के साथ पेशेंट आया तो किस स्टेज में हम डिसाइड करते हैं कि इसको फ्लूइड चढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली अब क्लिनिकली देख रहे हैं, अपने ओपीडी फैक्टर में आपको सीवीपी डाल नहीं रहे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अगर अडल्ट आदमी है, बड़ा आदमी है,
तो क्राइटेरिया ब्लड प्रेशर और पल्स का होता है, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर कितने से कम में यूजुअली प्रेफर करते हो सब लोग? डॉक्टर साहब कितने से कम होता है बीपी तो शुरू करते हैं? ये 60 के आसपास है। 60 बहुत कम हो जाएगा। नहीं, नीचे वाला सर। अच्छा, ऊपर वाले पे बात करते 100 के आसपास। हैं। हाँ, मतलब 100 के आसपास 100 ना भी से करें नीचे तो हुआ। 90 से नीचे स्टार्ट करना हाँ। है, ठीक है। अब हमारे पास दो सिनेरियो मैं बता रहा हूँ आपको। पेशेंट का बीपी है 90, दो पेशेंट आए हैं, एक की पल्स है हमारी 80 और एक की पल्स है 120। इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता चल रहा है? इस इंफॉर्मेशन से एक की, दोनों का बीपी 90 है, एक की पल्स 80 है, एक की पल्स 120 है और एक की पल्स है 50। चलो, ये तीन सिनेरियो के पेशेंट आए हमारे पास, बहुत कॉमनली आते हैं। क्या इंफॉर्मेशन हमें इससे गेन हुई? 50-80 उसको तो ड्रिप लगा हुआ सर। नहीं, हमारे पास पहली बार ही आया है, उसको उल्टी दस्त हो रही है अच्छा, और उसके बीपी 90 है, एक का, तीनों का बीपी 90 है, एक की पल्स 80 है, एक की 120 है, एक की 50 है। ड्रिप तीनों में ही लगेगा सर। है? तीनों भी कंडीशन में लगा पड़ेगा। नहीं, पर हमें क्या पता चला इससे? हमें ये पता चला, नहीं, इससे हमें ये पता चला, देखो मतलब पेशेंट 90 में हम मान लें चलो कि जिसकी पल्स 80 है उसके दो चीजें हो सकती हैं। एक तो उसका भी नॉर्मल बीपी 90 है, ठीक है। दूसरा, उसका शॉक है, जो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं सारे, उसने उस शॉक को कंपनसेट कर रखा है, मतलब उसका बॉडी पे इफेक्ट नहीं आया। या तो उसका नॉर्मल बीपी उस पेशेंट का 90 ही रहता है, या तो उसका बॉडी ने, पल्स ने कंपनसेट कर रखा। होता क्या है, एक एंटिटी होती है जिसे कहते हैं हम कार्डियक आउटपुट, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट होता है जितना हार्ट हमारा ब्लड बाहर पंप कर रहा है, उसी पे बीपी डिपेंड करता है। तो वो स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई हार्ट रेट होता है, मतलब हर हालत में बॉडी कार्डियक आउटपुट को मेंटेन रखने की कोशिश करती है, ठीक है। समझो इस बात, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम तो हार्ट की कैपेसिटी एक लेवल तक ही जा सकती है। इको में इंजेक्शन फ्रैक्शन देखते हैं 50-60 से ऊपर तो 100 तो होता नहीं है, 50-60 ही होता है। तो ये हार्ट रेट डिसाइड करती है कि कार्डियक आउटपुट मेंटेन है कि नहीं। अगर किसी का 90 बीपी में भी कार्डियक आउटपुट मेंटेन रहेगा तो हार्ट रेट नहीं बढ़ेगा, इधर कार्डियक आउटपुट कम हुआ, इधर हार्ट रेट बढ़ी। तो बॉडी ने 120 कर दी तो पक्का पेशेंट शॉक में ही है, बॉडी उसको कंपनसेट करने के लिए कर रही है, ठीक है। और किसी की 50 है, इसका मतलब है बॉडी हार गई, उसको तो क्लिनिक में रखना नहीं। जिसका बीपी भी कम है, पल्स भी कम है, उसको तो फटाफट हायर सेंटर में भेजना ही है। समझिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि 90 बीपी किसी किसी का नॉर्मल भी होता है, पर अब बहुत उल्टियाँ हो रही हैं। 90 है, पल्स 80 है, भाई हम ठीक है, पेशेंट ठीक हो जाएगा भैया, कोई टेंशन नहीं है। 120 में हमारी थोड़ा माथा खनकता है, फ्लूइड थेरेपी कैसे देनी है मैं भी बताऊँगा। माथा खनका या किसी को ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, ब्लड लॉस हुआ है, 80 पल्स है, 90 बीपी है, हमें टेंशन कम है क्योंकि बॉडी के पास टाइम है, अभी हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। और कैसे, और किसी का पल्स रेट 120 हो गया और बीपी 90, तो बॉडी कोशिश करके मेंटेन कर रही है, पर 50 किसी की पल्स रेट हो गई थी, बॉडी ने हार मान ली, अब खत्म होने वाला है पेशेंट। समझ रहे हो इस बात को? तो ये हमारा मोटे मोटे तौर पे इंटरप्रिटेशन है पल्स बीपी। हमेशा रखना, हार्ट रेट बॉडी को कंपनसेट करवाती है कार्डियक आउटपुट मेंटेन रखने के लिए। कोई पेशेंट डेंगू का आया, तुम्हें लग रहा है कि उसको इन्फेक्शन हो रखा है और पल्स रेट लो हो गई है, तो वो पेशेंट खतरे में सबसे ज़्यादा है। हाई वाला खतरा आने में टाइम है, उसके पास आपके लिए टाइम है, तो लो वाले को बीपी लो के साथ कभी एडमिट नहीं, ठीक है। ये हमारी पॉइंट। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम लोग। देखो, दो टाइप के आइगो फ्लूइड होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलॉइड्स और एक होते हैं कोलॉइड्स, ठीक है। अब क्रिस्टलॉइड्स में हमारे आते हैं आरएल, जो हम आमतौर पे लगाते हैं, एमएस, डीएनएस और 5% 5D। मोटे मोटे तौर पे और भी होते हैं, जैसे आइसोलेट पी बच्चों वगैरह के होते हैं, उस पर भी हम टचअप ऑन नहीं करते। और कोलॉइड्स में मुश्ताक को पता होगा भी,
HES आ गया, हिमैसिल आ गया, वॉल्यूमेन आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये फ़र्क जानना, ठीक है। हमने इसको RL चढ़ाया, पेशेंट को NS चढ़ाया, DNS 5D चढ़ाया, ये मान लो ब्लड वेसल है, इसके थ्रू चलाया, इंजेक्शन वेन में ही जाता है, ठीक है। इसमें गया RL, इसके पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे क्रिस्टलॉइड्स के, वो थोड़ी देर तो यहाँ रहते हैं, उसके बाद वो सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू बाहर आ जाते हैं। RL चढ़ा हुआ पेशेंट सूजा हुआ आता है, NS चढ़ा हुआ सूज जाता है, वो इसलिए छूट जाता है कि हमने इसको जरूरत से थोड़ा ज़्यादा फ्लूइड दिया नहीं कि वो बाहर गया, और वैसे भी थोड़ी देर बाद फ्लूइड बाहर जाने की कोशिश करता है, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा दे दिया, ठीक है। पर कोलॉइड्स में ऐसा नहीं होता। कोलॉइड्स क्या होता है, वो अंदर ही रहते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर ही उनके फ्लूइड रहता है। तो मान लो किसी की ब्लीडिंग हो गई, हमारे पास ब्लड नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए हमने कोलॉइड दिया ताकि वो अंदर ही रहे और प्लाज्मा को मेंटेन रखे, ताकि हमारी ऑक्सीजनेशन और परफ्यूजन दोनों मेंटेन रहे जब तक ब्लड नहीं है, ठीक है। अब RL, MS, DNS 5D हमारी प्रैक्टिस में हम लोग यही ज़्यादा चलाते हैं। कोलॉइड्स का हम टचअप ऑन करेंगे, सिर्फ क्रिस्टलॉइड्स की डिटेल निकालें, बताओ सर। क्रिस्टलॉइड तो बताइए पूरा, कोलॉइड्स थोड़ा शॉर्ट बता शॉर्ट सकते बता हैं। दें, ठीक। आप बताओ कौन सी कंडीशन में सब लोग हम कौन कौन सा फ्लूइड लगाते हैं, कभी क्लैरिटी आई नहीं होगी आज तक, नहीं आया ना। किसी MBBS के MD की क्लास है तो उसको भी नहीं आती, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई वो नहीं लगा ना कि मैं हम लोग हैं सब एक जैसे। तो RL, NS, DNS और 5D, इसके अलावा कोई और तो नहीं लगाता फ्लूइड? मेट्रोजिल लगा 10% तो बहुत रेयर हो गया, बहुत रेयर। चलो हम ये इसी चार को डिस्कस करते हैं। तो RL हम लोग कब लगाते हैं, कुछ आइडिया बताओ, पहले बताओ सबकी प्रैक्टिस क्या है, क्या लगाते हैं डॉक्टर जब साहब? सर लूज मोशन होता है, हाँ। BP लो रहता है, तब RL लगाता है। ठीक है। और जैसे नॉर्मल है, BP ठीक है, जिससे इंजेक्शन बड़ा लगाना है तो NS लगा देता हूँ। BP ठीक है तो NS लगा दिया, जैसे एंटीबॉडी लगाना है तो NS के अंदर मिक्स कर NS के अंदर मिक्स करके लगा दिया। पेट वगैरह में दर्द है, एब्डोमेन पेन है तो उसमें D5 दे दीजिए। D5 पेट दर्द में देते हैं, और DNS देते हैं, BP लो नॉर्मल। और BP लो के लिए, ठीक है। और किसी की कोई प्रैक्टिस डॉक्टर? ये NS है तो उसमें BP सबसे ज़्यादा लो रहता है, हाँ। NS से सोडियम क्लोराइड ज़्यादा रहता है, ठीक है। NS पानी का रहता है, ठीक है, ठीक है। BP लो आ रहा है उसका, हाँ। तो वहाँ NS उसमें एक के ज़्यादा डबल भी दे सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा फास्ट है। जब BP लो में आप NS प्रेफर करते हो, सबसे तो पहले- BP किस वजह से लो हो तो? सर BP जैसे कोई टाइम से खाना भी नहीं लेता होगा, अच्छा, या धूप में ज़्यादा गए हो, BP ठीक। अचानक से किसी का डाउन हो गया, राइट, जब गिर जाता है तो फिर वो वहाँ NS ही है। ठीक। NS से क्या होता है, तुरंत ही बॉडी में रिकवरी हो जाता है, सोडियम होता है, ठीक। तुरंत ही वो रिकवरी हो जाता है। ठीक। और D5 की वो डिहाइड्रेशन, जैसे पेट में खाना वाना हजम नहीं हुआ या उल्टी दस्त वगैरह होता है तो D5 ज़्यादा ठीक रहता है। और कोई D5 का? आ रही है। D5 आप मुस्ताक बता। नॉर्मली टेस्ट यूज करता है RL का पूर्ण DNS से RL का RL और D5 दो ही जगह पर होता है। कोई और बोलो यार, प्रैक्टिस क्या, प्रैक्टिस में कब यूज करते हैं बोलो, ताकि इसे पता चलेगा कि कहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। कुछ बताओ, तभी तो पता चलेगा मुझे कि मेरे को और क्या एक्सप्लेन करना है। RL कब यूज करते हो, NS DNS कब, कुछ है फिक्स? ज़्यादा RL यूज करते हैं। चलो मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। उसके बाद इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भूल ना जाऊँ इसलिए लिख लेता हूँ कि कब फ्लूइड नहीं देना, यस सर, कब फ्लूइड नहीं देना है। ये इसके बाद डिस्कस करें, भूल ना जाओ ना, ठीक है। तो देखो MS में उतना सोडियम और उतना क्लोराइड होता है जितना कि बॉडी में होता है, रफली 99% इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं होता इसमें। अब हमारा बॉडी जो है, जो किडनी है, वो बेसिकली फ्लूइड का हीमोस्टेसिस मेंटेन रखती है, मतलब फ्लूइड कितना अंदर जाना चाहिए, कितना बाहर जाना चाहिए, वो डिसाइड करती है सोडियम लेवल्स पे और पोटेशियम के लेवल्स पे, ठीक है। तो क्लोरीन अलग है इसमें, मतलब ये क्लोरीन इंपॉर्टेंट तो सभी चीज़ें हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। जो किडनी का फंक्शन चलता है और ब्लड का फंक्शन चलता है वो सोडियम और पोटेशियम पे चलता है, ठीक है। अब हमारे पास एक पेशेंट आया RL का, वो उसका डिहाइड्रेशन, डायरिया का आया, डायरिया लूज मोशन वॉमिटिंग का आया, ठीक है।
सबसे पहले अभी ये करेंगे हम कि एमएस भी दे सकते हैं, आरएल भी दे सकते हैं। आरएल का क्या काम होता है? आरएल में ना सब कुछ वैसा ही होता है जैसे प्लाज्मा की कंपोजिशन होती है, लगभग प्लाज्मा की कंपोजिशन जैसा आरएल होता है। बॉडी की कंपोजिशन नहीं कह रहा मैं, प्लाज्मा मैंने बताया था ना, जो वेन्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर जो चल रहा है ब्लड, उसमें ब्लड और प्लाज्मा होते हैं दो चीज़ें, ठीक है। ब्लड तो ब्लड हो गया, हीमोग्लोबिन वगैरह, प्लाज्मा हो गया बाकी सब, तो बाकी सब जैसा आरएल होता है। बट इसमें क्या होता है कि जब भी हमारी बॉडी लूज मोशंस कर रही है जोर से, तो किडनी एसिड रिटेन करके एसिडोसिस में चली जाती है। तो हल्का फुल्का लूज मोशंस है तो फर्स्ट चॉइस आरएल है। पर बहुत डिहाइड्रेशन है, बीपी 50, 60, 70 ऐसे वाला है, तो हमें पहले एनएस देना होगा, थोड़ा एसिड वॉश आउट हो जाए, फिर आरएल स्टार्ट करना होगा। एनएस के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसका जो क्लोरीन है ना, वो हाइपरक्लोरीमिया कर देता है। तो 2-3 बोतल से ज़्यादा देते ही बॉडी में क्लोरीन बदलती है, फिर एसिडोसिस में चली जाती है, क्योंकि किडनी कंफ्यूज हो जाती है, इतना क्लोरीन कहाँ से आ गया, इतना कैसे निकाला, ठीक है। 5D और DNS प्रैक्टिकली 5D में क्या होता है, सिर्फ D जो पार्ट होता है 50 ग्राम मान लो ग्लूकोज है 5D में, उसके अलावा कोई सोडियम पोटेशियम कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जिसको कमजोरी है और जिसके इलेक्ट्रोलाइट सही हैं वो हमें 5D देना है। जिसके कमजोरी है और ग्लूकोज भी बिल्कुल निढाल हो रहा है और सोडियम पोटेशियम से, सोडियम क्लोराइड से मतलब NS प्लस 5D DNS बन जाता है। तो NS के सारे इंडिकेशन प्लस जब बिल्कुल बहुत कमजोर है मोटे मोटे तौर पे। बट जो सबसे ज्यादा फ्लूइड हम दे सकते हैं वो आरएल दे सकते हैं, सिवाय सीवियर डिहाइड्रेशन में, जब क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड भी होता है बॉडी के अंदर जो होता है, तो इसके अंदर हम एसिड डायरेक्ट डाल रहे हैं, तो एसिड वॉश आउट करे बिना डायरेक्ट आरएल देना। सीवियर डिहाइड्रेशन में जब बहुत उल्टी दस्त में स्किन बिल्कुल लूज हो रखी है, तो पहले NS एक फिर आरएल। अगर NS 3-4 दे देंगे तो क्लोरीन बढ़ के एसिडोसिस में चले जाएंगे। सर अगर दोनों ही हाथों में NS और RL लगा, मतलब आइडियली पहले आरएल, पहले फर्स्ट आउट, फिर पहले दो में NS लगा दिया, फिर आरएल मेंटेनेंस डोज, वो भी मेंटेनेंस डोज भी टच अपॉन कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्लिनिक में कई बार रिपोर्ट्स आती हैं कि ग्लूकोज लगाया था, पेशेंट मर गया, या पेशेंट बहुत बीमार पड़ गया। ये एक बहुत बड़ी फैलेसी है इसकी। तो जब भी फ्लूइड स्टार्ट करना है, 2 टॉपिक करके बंद करेंगे, फिर ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो, है ना। जब भी फ्लूइड स्टार्ट करना है तो क्या क्या हमें देखना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बताओ आइडिया, बहुत सबके सुना तो सबने होगा, हुआ किसी के साथ ना हो, पर सुना तो होगा कि भाई फ्लूइड दिया, फ्लूइड देते देते पेशेंट मर गया। तो बीपी पल्स तो देखेंगे ही, तो बीपी पल्स में क्या देखेंगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा लो देखेंगे, पल्स बहुत ज़्यादा लो ना हो, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, ठीक ऑक्सीजन लेवल भी है। देखना नहीं, पर उसमें कहीं भी जाएगा कुछ ना कुछ फ्लूइड लगेगा। हम ये डिस्कस करें किस कंडीशन में फ्लूइड नहीं लगाना है। सोडियम लेवल अगर किसी पेशेंट तो सोडियम लेवल तो कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो तो लैब में ABG करेंगे तो भी पता चल सकता है, वो तो हॉस्पिटल सेटिंग होगी, हम डे केयर सेटिंग की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहली हम लिख लेते हैं, है ना, बाउंडिंग पल्स। बाउंडिंग पल्स का मतलब होता है पल्स पे हाथ लगाया, उछल रही है पल्स बहुत जोर से, इसका मतलब उसको कोई हार्ट की बीमारी है, अभी लगाओगे फंस जाओगे, क्लियर भी चला जाएगा, ठीक है। बाउंडिंग पल्स, जब भी फ्लूइड स्टार्ट करो स्टेथोस्कोप से उसकी चेस्ट सुन के, अगर क्रेप्स है उसको फ्लूइड दिया कोलैप्स कर जाएगा, मर जाएगा। जब भी फ्लूइड स्टार्ट करना है, पेशेंट को बिठाया, उसकी छाती में सुनो क्रेप्स नहीं है, रोंकाई भी ना हो तो अच्छा, चेस्ट साफ होनी चाहिए। हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए लिखते हैं चेस्ट क्लियर, ठीक है। तीसरा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथलेसनेस कहें या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहें, या लेटने पे सांस ज़्यादा फूल रहा है, उसको फ्लूइड नहीं लगाना। भाई हॉस्पिटल में तो इको हो ही जाएगा, पर फंसते तो क्लिनिक वाले हैं भैया। आज पर्पस ही यही है कि पेशेंट बचाने कैसे हैं, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्पेशली ऑन लाइंग डाउन, या कोई हार्ट डिजीज, किसी को बता ही दे कि मेरे को हार्ट डिजीज है, उसको फ्लूइड नहीं लगाना। किसी की आजकल तो SpO2 होता है, किसी की सैचुरेशन परफ्यूजन की वजह से लो ना हो, पल्स अच्छी मिल रही हो और ऑक्सीजन
85% आ रही हो तो उसको भी लगा, तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये हो गया, कोई नॉन कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो गया वो तो खैर चलो अलग हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया। दूसरा पेशेंट होता है सेप्टिसिमिक पेशेंट, जिसको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, मान लो उसके पैर में बहुत सारी पस है या किसी भी बॉडी पार्ट में पस है या एक्सरे में पस दिख रही है कहीं पे, उस केस में ब्लड वेसल्स जो होती है ना वो बहुत लीकी हो जाती है, उसमें से फ्लूइड बड़े आराम से बाहर, तभी वो सूजे हुए होते हैं पेशेंट, सेप्टिक पेशेंट सूजे हुए होते हैं, फ्लूइड के अंदर हमारा वो सीधा बाहर गया, बॉडी के अंदर फ्लूइड बना रहा है और लोड दे रहा है हार्ट को, गया, ठीक है। तो ये 4-5 कंडीशन है जब फ्लूइड हमें स्टार्ट करने से पहले बहुत चौकन्ना रहना है, ठीक है। अगर किसी का बीपी भी लो है, पल्स भी लो है, तो कहीं तो जाके उसको फ्लूइड मिलेगा ही मिलेगा, चाहे हॉस्पिटल मिले जाए क्लिनिक में मिले, उसको भेजना है, फ्लूइड लगा के भेजोगे तो मैं कोई कुछ नहीं कहेगा, बट इन पेशेंट्स को फ्लूइड लगाया तो कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी हो गई। अब हमारे पास क्लिनिक में कभी ट्रॉमा का पेशेंट आया और ट्रॉमा का पेशेंट आके ब्लीड कर रहा है, ठीक है। अब हमने उसको आरएल दिया, आरएल एक लिमिट के बाद आरएल दिया, एनएस दिया, जो भी दिया, एक लिमिट के बाद वो बॉडी में बाहर आने लग गया, सूजन करने लग गया, तो उस केस में हमें कोलॉइड्स देने हैं अपने क्लिनिकल। कोलॉइड्स में आप पहले तो हिमैसिल आता था, हिमैसिल से एलर्जी बहुत होती थी, एनिमल प्रोडक्ट था वो, अब आ गया वॉल्यूमेन या HES, ये सेफ होते हैं। एक ये दे दिया तो ये परफ्यूजन मेंटेन रखेगा जब तक आप उसको सही जगह भेजते हैं, थोड़ा महंगा आता है पर इतना महंगा भी नहीं आता। तो कोलॉइड्स का प्रैक्टिकल पर्पस है कि वो बहुत देर इंटरवेस्कुलर, हर मतलब अगर हम 1 ml ब्लड लॉस हुआ तो 3 ml हमें आरएल देना है। 1 ml ब्लड लॉस या फ्लूइड लॉस हो गया डायरिया में, अंदाजे के लिए बता रहा हूँ, और 1 ml कोलॉइड देना है, कोलॉइड देना है। तो ये रूल के इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड की मिलीमीटर बाय मिलीलीटर जो रिप्लेसमेंट है वो कोलॉइड है, क्रिस्टलोइड 3 गुना देना पड़ता है, इसलिए उसको एक अमाउंट के बाद दे नहीं सकते, ठीक है। अब हमारे को कितना देना है, कितना देना है डॉक्टर साहब, अंदाजे से देते हैं हम लोग सब, है ना। मान लो पेशेंट डिहाइड्रेशन में आया, ठीक है, डिहाइड्रेशन में आया तो उसको बीपी 90 से नीचे मिल रहा है, अडल्ट की बात करें, बच्चों में फिर कभी करेंगे डिस्कस, ठीक है। अब मोटे मोटे तौर पे पर ml का मत करो, 3 फ्लूइड यानी कि 1.5 लीटर उसको मैक्सिमम, सॉरी 1.5 लीटर मैक्सिमम फास्ट दे सकते हैं, मैक्सिमम, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, फॉर्मूले में नहीं बता रहा। 3 बॉटल से ज़्यादा फास्ट नहीं दे सकते। उसके बाद मेंटेनेंस डोज होती है, मेंटेनेंस डोज 4, 3, 2 ये फॉर्मूला से दी जाती है। 4 ml पर kg ये पर आवर के हिसाब से होते हैं, ये देते हैं पहले 10 किलो के लिए, फिर 3 ml पर kg, अब 10 से 20 यानी कि अगर 10 से 40 ml हो गया, 10 से 20 में मतलब ये हो गया 30, 70 और 2 ml, बाकी मतलब 50 किलो का आदमी है, 70 और 30, 100 ml पर आवर के हिसाब से फिर मेंटेनेंस डोज देंगे, ठीक है। 3 फ्लूइड पहले मैक्सिमम बता रहा हूँ, अगर उसका फिर भी बीपी लो है तो उसका मतलब कुछ और गड़बड़ है, उसके बाद 100 ml पर आवर पे देंगे मेंटेनेंस, ठीक है। हो गया मोटे मोटे तौर पे। पेशेंट को DNS आरएल दे रहे होते हैं, उसका सांस फूलने लग जाता है, गला फूलने लग जाता है और खांसी होने लग जाती है। इसका मतलब फ्लूइड ओवरलोड में चला गया ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो फ्लूइड ब्लड वेसल छोड़ के बॉडी के अंदर आ गया है। उस केस में थोड़े के बाद उसका मतलब कोई अंडरलाइंग हार्ट डिजीज है, सांस की दिक्कत है, हार्ट डिजीज है, वही तो मैं कह रहा हूँ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उसमें हमें लिखा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ खासकर लेटते हुए उसको फ्लूइड देना ही नहीं है, देना ही रिस्क लेना ही नहीं, ठीक है। अगर शुरू होते ही हुआ है तो उसको फ्लूइड को बंद कर दो, एक हाइड्रोकॉट देना दे दो, थोड़ी देर बाद या तो सेटल हो जाएगा, नहीं तो भेज देना, और फ्लूइड नहीं दे सकते, ठीक है। आइडिया लगा। जैसे 2 घंटा में अगर मैं उसमें नुकसान है सबको, 2 घंटा 1.5 घंटा में तो यहाँ पे हाँ बिल्कुल नुकसान है, नुकसान है। हाँ बहुत सारा इंटरवेस्कुलर हो जाता है, तभी तो फिर कॉम्प्लिकेट होते हैं, तभी तो पर्पस। अगर उसको डिहाइड्रेशन नहीं है तो 100 ml पर आवर से ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर डिहाइड्रेशन नहीं है
देखो 2 फेस होते हैं, एक होता है रिप्लेसमेंट फेज, एक होता है मेंटेनेंस फेज। जो मेंटेनेंस फेज है वो डिहाइड्रेशन नहीं है तो सीधा हमें 100 ml पर आवर पे ही देना है, जैसे नॉर्मल पेशेंट है थोड़ा बहुत वो झेल तो देता ही है वो, पर उसमें तुम फंस सकते हो मेडिको लीगली, उसमें फंस सकते हो। किस्मत तो अच्छी है तो सब कुछ ही निकल पेशेंट जाता को फ्लूइड देने के बाद जो स्वेलिंग वगैरह आता है हाथ पैरों में है, तो उसको रोक देना है फ्लूइड को, फिर या तो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो दिन के बाद भी हो सकता है कि उसको सूजन वगैरह है। सूजन है तो फिर उसको थोड़ा लैसिक देके क्लियर करना पड़ेगा, डाइटोरापी को देके क्लियर करना भाई जैसे शुगर होता है, शुगर पर ड्रिप लगना तो पहले से नहीं करता, उसके लिए काफी दिक्कत हो हाँ, जाती तो है बाद में इसको आइडली शुगर पहले हमेशा चेक पहले करना शुगर चाहिए। को चेक करना पहले चाहिए। पूछ लो हिस्ट्री शुगर है कि नहीं डीएनए से आरएच चढ़ा तो शुद्ध दवा आ रहा है तो फिर भी चलो ठीक है, डीएनए सब 5 डेज डीएनए चला सब रहा है, डिफेक्ट बिल्कुल नहीं है। 50 ग्राम शुगर बचाना मुश्किल है बाद में, और पहले चेक तो करना और फिर वो शुगर जाता होते ही एसिडोसिस पे चला जाएगा पेशेंट, तो शुगर भी आइडियली तो चेक होनी चाहिए, पर हर एक कोई चेक करवाता भी नहीं है, और एटलीस्ट पूछ लो। वीकनेस बहुत आती है ऐसे पेशेंट जिसका अगर कभी शुगर सेफ, ना चेक करेगा कभी ठीक सेफ, लगा कभी मैंने तुम्हें एक बात बोली कि 5D और डीएनएस उसी को दो जिसको शुगर की जरूरत है, जिसको लगे शुगर की जरूरत है उसको तो 5D डीएनएस दी, बाकी को आरएल और एमएस से स्टार्ट करो, यही तो बात हुई है। यही मेरा मतलब यही था कि उसको फिर हाइपरग्लाइसेमिया चला गया और दिक्कत हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगा। तो ये मोटे मोटे टॉपिक है, बाकी लंच में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और किसी को कोई अभी फिलहाल क्वेश्चन तो नहीं है? इसमें लिखा था कि चेस्ट अगर इंडिया में कुछ पेशेंट को नहीं देना चाहिए, ओपीडी में नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि बहुत हाई चांस है कि उसका इंजेक्शन फ्रैक्शन कम होगा, वो फ्लूइड ओवरलोड में पहले से ही होगा, उसकी वजह से चेस्ट में क्रैप्स हैं, पहले से ही वो फ्लूइड ओवरलोड में होते हैं, अस्थमेटिक पेशेंट भी और कार्डिक पेशेंट भी, इसीलिए। कई पेशेंट तो सर एसिड की वजह से, एसिड की वजह से चेस्ट पेन होता है। पर हमें तो हमेशा रूल आउट करना है कि हार्ट की वजह से ना हो, फंस गए तो फंस गए ना। तो एसिडिटी के हर पेशेंट को हार्ट के नजरिए से पहले देखना है, अनसेफ के नजरिए से। सेफ्टी तो बाद में होगी, अनसेफ तो नहीं है पेशेंट। तभी मैंने बताया कि किसमें नहीं देना वो ज़्यादा जरूरी है, किसमें देने से, ठीक है, ठीक है भाई। तो सर चेस्ट पेन आके बोल रहा है तो उसको पेन का बाद इंसर्ट तो लगा सकता हूँ ना सर? उसको बता दो मैं गैस की दवाई दे रहा हूँ, तो जब तक हार्ट से पहुँच जाए बताओ कि मैं गैस की दवाई दे रहा हूँ। हाँ, नहीं तो बोलेगा पता नहीं क्या इंजेक्शन, तब बोलो कि भाई गैस की दवाई लगा सकते हो जब तक तुम ईसीजी के लिए डॉक्टर के पास नहीं पहुँचते। रिस्क है, वो कहेंगे इस इंजेक्शन से हो जाएगा। मतलब अगर मेरे पास जब तक इको हो रहा था, इको में 15-20 मिनट लग जाता है आने के बाद इको होने में 20, कभी कोई आधा घंटा लग जाता है, तो पेशेंट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई हार्ट का लग रहा है, कहीं गैस का भी ना हो तो गैस की दवाई जब तक दे देता हूँ जब तक हार्ट का मेरे को पर हमारे पास है कि आधे घंटे में पता चल जाता है, तुम्हारे क्लिनिक में नहीं पता चल सकता, समझ गए। तो चेस्ट पेन वाले पेशेंट से तो बिल्कुल सतर्क रहो, क्या नहीं करना प्रैक्टिस में, यही खेल है सारा, तो हॉस्पिटल में भी प्रैक्टिस में भी क्लिनिक में, ठीक है। ओके थैंक यू।